evening, viewers. You're watching 6 Stories at 6 with me, Rakhtar Mishra, reporting from Srinagar right now. We start this show with breaking news coming in right now, viewers. This with regards to the news that came in earlier about blocking Global Times. Now, right now, what we have is that the X account of media outlet Global Times is now available in India. And after blocking it, the government has unblocked it. This is the latest update we're getting in right now. The X account of media outlet, the Chinese mouthpiece Global Times, is now unblocked by the central government. That's the breaking news we have right now. It was earlier blocked on social media platform X. In the latest, we have that it is now available. So this is the latest update we're getting in on right now, and we continue to get you more updates with regards to that. India had earlier blocked X accounts of Chinese mouthpiece Global Times, and this was done over the alleged Pakistani propaganda. And in the latest we have is that it has been unblocked, so it's now available. All right, viewers, now we move on to other stories. Now, the Tiranga Yatra that kick-started from yesterday all across the country was in swing, in full favor. This patriotic fervor that was witnessed across the length and breadth of the country, in Lucknow, in Itanagar as well, in Hyderabad as well. In fact, if you talk about Lucknow to Dehradun, the chief ministers also of several states participated, leading this rally from the front and celebrating the success of Operation Sindoor. Here's more. जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद पूरे देश में भारतीय सेना के इस शौर्यपूर्ण जो है काम की सराहना हो रही है। तमाम जो देश में लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकाल रहे हैं। श्रीनगर लाल चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भारत माता के वीर शूरवीरों के पराक्रम को जो है वो धन्यवाद करने के लिए लोग इस वक्त यहां पर कैसे तिरंगा अपने हाथों में थामकर लाल चौक पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हाथों में तिरंगा है, बड़ी यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले यात्रा राजस्थान से निकली थी। राजस्थान से होते हुए दिल्ली से माननीय इंद्रेश कुमार जी, जो आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को आगे भेजा था। ये पंजाब, हरियाणा और जम्मू से होते हुए पहलगाम पहुंची थी। आज उसके बाद ये हमारा ये लाल चौक है, जहां हम समर्पण करेंगे, इस यात्रा को खत्म करेंगे। इस यात्रा का जो नाम दिया वो भारत यात्रा, भारतीय सैनिकों का जो धन्यवाद करने के लिए। जिस तरह पहलगाम दुर्घटना के बाद, जो दरिंदगी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ये भारतीय सेना के जीत के लिए हमारा अब यही कहना है, इसको सिर्फ राजनीतिकरण न किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये भारत सरकार की जीत है। ये भारत सरकार की जीत है, भारतीय सैनिकों की जीत है। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं कि जो जोश है वो लोगों का हाई नजर आ रहा है। कैसा लगा भारत की सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत थी, पहलगाम करा के यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर एक भाई की तरह रहते हैं। और उनको उनकी हरकत का हमारी बेटियों ने, कर्नल सोफिया ने और व्योमिका सिंह ने उनको वो मुंह तोड़ जवाब दिया है जो सिंदूर मिटाने की उन्होंने कोशिश करी थी। उसी ऑपरेशन सिंदूर को हमारी बेटियों ने घर में जाकर पूरा करा है। हम उनको बहुत बधाई देते हैं और उनके हौसला अफजाई के लिए हम राजस्थान से दिल्ली होते हुए, हरियाणा होते हुए, पंजाब और जम्मू होते हुए आज कश्मीर के लाल चौक में हम अपनी यात्रा को खत्म करते हैं। और हम यही करते हैं कि जो है प्यार मोहब्बत बना रहे। हमारी देश की सेना जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद। आज यहाँ से जब लाल चौक पर आप लोग खड़े हैं, एक बड़ा मैसेज जाएगा पाकिस्तान को एक बार फिर से, जो शौर्य हमारी सेना ने जो है वो दिखाया है। ये जवाब पाकिस्तान को नहीं है, पूरे विश्व को है। जो उनका साथ दे रहे थे उनको भी जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है। क्योंकि अब कोई बात होगी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे होगी, कश्मीर पे कभी बात नहीं होगी। कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जहाँ के वासी हैं, ये हमारा क्लियर मैसेज है। जितनी जल्द हो सके, हमारी भारतीय सेना ने बोल दिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान को अब खाली कर देना चाहिए। वो समय आ चुका है। पीओके की बारी आ चुकी है। जी
और भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, इसको देखते हुए हमें लगता है कि कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जिस तरह से भारत की जो नारी शक्ति है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो जवाब दिया है। ये स्थिति है और तिरंगा यात्रा यहां पर निकाल रहे हैं। पूरे देश में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। श्रीनगर लाल चौक पर जो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, मैसेज बड़ा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का अब वो वक्त आ गया है कि अब उसे और भी कड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। और इस बार जिस तरीके से तुर्की से लेकर अजरबैजान तक भारत ने अपनी जो शक्ति है, जो ताकत है, उसे दिखाया है। Well, amid the ongoing situation between India and Pakistan, well, now we see that how the Indian Armed Forces had carried out Operation Sindoor after the Pahalgam terror attack, and now we see that there is a Tiranga Solidarity rally which is being held here in Hyderabad by the Telangana High Court advocates, and also expressing their solidarity with the Indian Armed Forces and for carrying out the successful Operation Sindoor here, where we see that the advocates here are congratulating, thanking the Indian Armed Forces for carrying such a huge operation. And not only that, we'll just try and get a word from So आप क्या कहना चाहेंगे? रैली निकाल रहे हैं। नहीं, ये तो श्रद्धांजलि है। जो भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, जो भी हस्बैंड्स खोए हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सपोर्ट करने के लिए पूरी तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स यहाँ पे आए हैं। ये बहुत बड़ा रैली है और हम जो भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो भी कदम उठाए है, वो बहुत बड़ी कदम है। और सम्राट चौधरी जी भी आ गए और एक क्या है, डिस्टर्ब कर रहे हो फालतू का। भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर मेरी मौजूदगी पटना में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने में भारत के सैनिकों ने जिस तरह पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उससे स्पष्ट है कि भारत के लोग भारत की सेना के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और पदयात्रा के माध्यम से स्पष्ट संदेश है कि भारत कैसे और बढ़े, भारत और कैसे मजबूत हो। तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपका फिर से संसद का सत्र बुलाना चाहिए और ठीक से ये उचित समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। आज सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का समय है, विरोधी को भी जवाब दिया जाएगा समय आने पर। आपको क्या लगता है जो ये स्ट्राइक हुआ, ये सक्सेसफुल था? कितने सैनिक पूरी तरह जब पाकिस्तान भीख मांगने लगा और कि भारत की सेना युद्ध रोके, यही प्रतीक है कि पाकिस्तान की सेना डर गई और दुनिया से समर्थन मांगा। हमारे साथ मौजूद है संजय मयूख जी। संजय मयूख जी, आप दिल्ली से आए हैं, क्या ये प्रतीक है ये तिरंगा? हम सेना के सम्मान में बिहार की जनता है, तो हम भी बिहार की जनता है, इस नाते इसमें शामिल हो रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन्होंने सही कदम उठाया। इस निर्णय को विश्व ने सराहा है, तो ऐसी स्थिति में हम सेना का भी सम्मान करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का सम्मान करते हैं। ये तिरंगा यात्रा ये कारगिल चौक तक हम जाने वाले हैं, जहां क्या कार्यक्रम, वहां जाके हम सब लोग इस सम्मान प्रकट करेंगे शहीदों को। संजय मयूख जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं जेडीयू के, हमारे साथ जेडीयू के कार्यकर्ता है जो मौजूद है और हम बात राजेश जी, आप जा रहे हैं तिरंगा लेके, क्या आप मनोबल बढ़ाना चाह रहे हैं? पूरा देश का मनोबल अभी भारत माता और सैनिक और नरेंद्र मोदी की तरफ है। पीओ के लेना है, नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि बात भी होगी या लेना भी है तो पीओ के होगी। और पूरा दुनिया में ये संदेश गया है कि भारत की शक्ति और भारत का टेक्नोलॉजी पूरा दुनिया में 1 2 3 में है। भारत माता की जय।
स्थगित हुआ है, युद्ध स्थगित हुआ है, युद्ध की स्थिति जो है स्थगित किया गया है, न कि खत्म हुआ है। पाकिस्तान वायलेट यदि झुक के गिर के गया है तो बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती है। एक बार मौका देना जो है सो बहुत अच्छी। ये देखिए अब यात्रा जो है आगे बढ़ रही है कारगिल चौक तक, और हमारे साथ मौजूद थे सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और ये तिरंगा, बड़ा तिरंगा लेकर भाजपा के और जेडीयू के कार्यकर्ता साथ वहाँ पर जा रहे हैं। हम कैमरामैन से बोलेंगे उधर पैन कीजिए शॉट्स को। और यात्रा अब गांधी मैदान से होते हुए कारगिल चौक की ओर बढ़ता जा रहा है। हजारों कार्यकर्ताओं की मुहिम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसा कि भाजपा कार्यकर्ता बता रहे हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। Led by the ex-servicemen, the Tiranga rally has begun in the capital city of Thiruvananthapuram, the capital, southernmost capital city of the country. And here you can see the rally being led by the ex-servicemen. Around 100 to 200 people are taking part in this rally, and you can see many of these decorated officers of the army are taking, of the armed forces are taking part, including Colonel R.G. Nair, who has participated in over 3 wars against Pakistan. Now the message is loud and message is very clear that India stands in solidarity with the armed forces. The valor of the Indian armed forces is being recognized from every corner of India today. And today we see from the southernmost part of India, these voices are giving solidarity to all the armed forces and their family members who have toiled, who have fought against the enemy nation. So these visuals that we are bringing in from Thiruvananthapuram, large number of ex-servicemen, including women, have joined. And viewers, now remember, Turkey has come out in support of Pakistan. And in that opposition, the Cine employees, the Federation of Western India Cine employees, have come forward and boycotted. In fact, this is an Apex Body member representing 36 crafts of workers, technicians and artists in Indian media industry. And it urges that all Indian film producers must be reconsidering if they choose Turkey as their location for shoots. Now, this is, of course, in opposition, in protest against Turkey's support to Pakistan. Remember, Erdogan has again reiterated his support to Pakistan, the state that shelters and sponsors terrorism. And Turkey now, as a shooting destination, in light of growing support to Pakistan, is to be boycotted. That's what this federation is saying now. In fact, we have reaction from Jyoti Mayal, who is former president of Travel Agents Association of India. We also have Prashant Pitti, who's co-founder of Ease My Trip, on there, because there's a call of boycotting travel to Turkey and Azerbaijan as well. पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो है ये बढ़ने से टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अजरबैजान में भी के 3rd के 4th लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फर्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है, एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। जैसे ही हमें पता चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े, देखिए पाकिस्तान गलत है, ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में। जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है,
एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नोशन है, उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली, और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत साइड पे खड़े हैं और इनका खड़ा होना उस साइड पे इनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, इनके इस्लामिक कंट्री होने से रिलेटेड है, और ये वहां पे ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को। Now, viewers, it's been homecoming finally for the BSF constable Poonam Kumar Shaw, who was detained by Pakistani Rangers on the 23rd of April after he inadvertently had crossed over the border, and now he finally is returning home thanks to the efforts of the BSF with the regular meetings, regular flag meetings. Remember, there has been a long drawn D-Day which has not been seen before in such cases, and now we have of course the family celebrating his return. Let's take a listen to what his father and his mother had to say. खुशी के बात बा, सबके मुंह मीठा करावता नहीं। हम लड़का आगे रोज से भाग का बा, खुशी का बा। हम लोग आज 20, 21, 22 दिन से हम लोग खैले बानी जा लड़का के चलते। आज तो थोड़ा मन में खुशी मिला दिन के बाद। खुशी के बात बा, सबके मुंह मीठा करावता नहीं। हम लड़का आगे रोज से भाग का बा, खुशी का बा। हम लोग आज 20, 21, 22 दिन से हम लोग खैले बानी जा लड़का के चलते। आज तो थोड़ा मन में खुशी मिला दिन के बाद। আজকে আপনার ছেলে ঘরে ফিরছে, প্রথমেই জানতে চাইবো কেমন লাগছে। আমি এটাই বলবো কি হ্যাঁ বাবা, আমি এটাই বলবো কি ছেলে আমাদের ইন্ডিয়া চলে এসেছে, সব থেকে খুশি। ছেলের সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে? না, ছেলের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। ওনারা বলেছেন ঘন্টা 2 ঘন্টা পর আমি ছেলের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব। এই যে যুদ্ধ, এত বড় একটা যুদ্ধ, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সেই যুদ্ধেই আপনার ছেলে তার নিজের জীবন বাজি রেখে বলা যেতে পারে তাকে আটক করা হয়েছিল, তাকে পাকিস্তান আটক করে রেখেছিল, তারপর সে ছাড়া পাচ্ছে। এই গোটা যুদ্ধটায় আবারও যদি পরবর্তীকালে যুদ্ধ হয়, প্রণান্ত বাবু, আপনি কি আপনার ছেলেকে পাঠাবেন? হ্যাঁ, আমি ছেলেকে পাঠাবো। আমার দেশের রক্ষার জন্য আমি ছেলেকে আবার পাঠাবো। ভয় নেই, আমাদের কোনো ভয় নেই। আমার ভারতবর্ষে রক্ষার জন্য আমি আবার বাড়িতে ফিরলে আবার বলবো আবার তুমি দেশের রক্ষার জন্য তুমি যাও, পিছে ঘুরে দেখো না। সামনে দুশ্মন আসে, দুশ্মনকে মারো। আমার দেশের জন্য উগ্রবাদীকে শেষ করে দাও, তাকে কাল থেকে পাকিস্তান চোখ তুলে দেখতে না পারে। পাকিস্তান তাহলে ভারতের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো, নতি স্বীকার করলো। এখন হার মানতে তো বললো, শির তলাই করে দিল। ভারতের সামনে পাকিস্তান মাথা নিচু করে মাফি ক্ষমা চাইছে। Viewers, as the geopolitical landscape is shifting, India is emerging as the undisputed leader of the global south, with its vision, with its strength, with its stability. And we have Ambassador Deepak Vora, who is breaking it down for you in this video, that how this transformation is going to work for India, what it means for the people of India, and of course, the entire global order. Take a look. My name is Deepak Vora. I'm an ambassador of India and special advisor in 3 African countries as well as in Kargil. And today we're talking about this concept of the global south. The global south consists of 120 countries, all of which are developing nations, and all of which, and I say this with great pleasure and determination and with a sense of verification, that all of them consider India as their leader. There's something about leadership. Leadership cannot be imposed. It has to be accepted. They accept India as their leader. We have a voice of the global south. We have virtual meetings every year hosted by the Indian Prime Minister. All of them participate and all of them say that they look to India to provide leadership in these uncertain times. Now, the Russia-Ukraine conflict did create challenges for the global south in terms of food, fuel, fertilizer. Inflation was rampant. But what is now happening between India and Pakistan, there will be no direct impact on the nations of the global south, except they understand even more
that if they want a role model, that has to be India. Many of these countries, particularly in Africa, West Africa, Central Africa, are impacted by terrorism, particularly Islamic terrorism. And of course, we all know that any terrorist anywhere has some connection with Pakistan. So they'll be very pleased if the global terrorism movement, I call it Terrorism Incorporated, can be weakened as a result of what we have done in Pakistan. My feeling is that they will celebrate the leadership that India has taken in dismantling the international terror network. All I want to say to the global south, many of them used to say that, look, we look to Europe, we look to the United States, and I would always quote to their leaders. Remember, I'm special advisor in 3 countries. I would quote to them a very popular Bollywood film song in Hindi, and I'll say to you, I would tell their leaders, the ministers and others, look, kahan dekh rahe ho aap? तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है look at India look at what we've done we've not caused you any distress we have limited our action to the hub the terror central a country that used to be known as Pakistan I don't know what it's called now we haven't hurt you in any way but when it comes to terror that is hurting most of you India is right there leading from the front so my dear colleagues from the global south India is here and now indecisive India has become Bharat Bahadur. May I conclude with something which I always enjoy saying. I'm not Indian because I live in India. I'm Indian because India lives in me. Thank you very much. And viewers, in a big success for the armed forces, the Operation Keller has led to the neutralization of 3 Lashkar terrorists, and that's the latest update we have from Shopian of South Kashmir. In fact, arms and ammunition, a heavy cache of arms and ammunition has been recovered from the encounter site, and of course, the Indian Army has shared important information on that. It's been a joint operation with the CRPF of the Indian Army. Here's a report. In a big win for forces, 3 terrorists have been gunned down in Shopian. In the aftermath of the encounter, forces recovered terror cache. Bulletproof vests and ID cards were recovered during the operation. Right now we are reporting from the Shopian and the recoveries that were made by the Indian Army during this Operation Keller, in which the 3 LAT terrorists, the local terrorists, were neutralized, and one of them was the operational commander of LAT in the Shopian, Shahid Kutte. My Vijay Mubashir is showing you the visuals, the recoveries that were made by the forces in this operation. The AK-47 that you can see on your screens, it has the markings as well. Then you have the cache, the magazine, the grenades that are quite visible. You have the ID cards that tells you that the terrorist who was killed was Shahid Kutte, and the other people they're watching. All right. We have more breaking news coming in. It's a big breaking news coming in. Viewers, Turkey has lost 2 of its civilian contractors helping Pakistan with its drone attacks. Turkey had provided Pakistan with the surveillance and armed drones, remember, during this conflict in the past few days. And Indian armed forces have taken out some of the launch pads and the UAV bases from where the drones were being launched. And in one of the strikes, viewers, the Pakistanis suffered casualties that includes at least 2 Turkish contractors assisting the Pakistani forces over there. And that's a big setback coming in for the Pakistanis, for Turkey, who have been supporting the terror state of Pakistan. That's the big breaking news we have. Turkey losing 2 of its civilian contractors that assisted Pakistan with the drone attacks it launched towards India. And remember, the drone attacks were launched in several parts of India. That includes Jammu and Kashmir. It includes Srinagar, where we are right now reporting from. Turkey had provided Pakistan with surveillance and armed drones. So there were armed drones, there were surveillance drones. The drones that retreated back also were the surveillance one. They of course were for serving the entire country, serving the areas. And we have Abhishek Kapoor, senior executive editor, joining us from the newsroom right now. Abhishek, it's a big setback for Pakistan. The Turkey contractors, the civilian contractors, have also been removed.
Well, yes, Rakshita. So that's a big confirmation coming in from our sources that indeed this happened when we carried out those strikes, the retaliatory strikes that happened after Pakistan sought to escalate post-Operation Sindoor, which happened during May 6-7 night. India hit back, targeting Pakistani air bases, including some launch pads and UAV bases, basically stations from where these drone swarms were being launched. And what we are getting to here is that at one place, at one of those launch pads, some casualties happened of the Pakistani forces, and among those were two civilian contractors from Turkey who were helping Pakistan carry out those drone swarm attacks. I think that's a big damning proof of the manner in which Turkey has got involved in Pakistan's war against India, and that's like enemy action. It does not look good on Turkey to be getting so actively involved in a manner that not only Pakistan's defenses are bolstered, but then its citizens are involved in helping Pakistan war machine. I believe this calls for a statement from Turkey, from their mission here in New Delhi, or for that matter even their government in Ankara. But this is significant, this is escalatory, this is damning that Turkey in any manner is helping Pakistan, not just by way of supplying weapons. Even that can be perhaps understood at one level. So if India is using French Rafales and Russian S-400, Pakistan can use any country's weapon systems, including, for example, they use F-16s of the United States. But for any Turkey citizen to be getting involved in war actively and assisting the Pakistanis to carry out attack on India, launch those drone swarms is not in keeping with whatever relationship exists between New Delhi and Ankara. I think, as I said, an explanation should be sought. A statement should be coming in fact, from Ankara on why this was allowed to happen, and even perhaps New Delhi can seek an explanation given the state of affairs, given the manner in which Turkey militarily and otherwise has helped Pakistan in this standoff that India has had as part of post-Pahalgam terror attack response and the Operation Sindoor. Remember, Turkey not only helped with those drone swarms, not only those two civilian contractors were there actively helping the Pakistani armed soldiers, but also that on the propaganda war level, Turkey found itself to be on the side of Pakistan, pushing in their narrative and their propaganda. For example, by suggesting that Indian Air Force aircrafts were downed, that in fact India was on the losing side. Then whatever talking points were there from the Pakistani side in terms of their narrative, their agenda was being pushed across by TRT World, which is the official public broadcaster of Turkey. So in that sense, I think this is a significant development. We have not heard the last of this. I can confirm, I have it confirmed from sources that indeed two Turkey nationals, perhaps civilian contractors, if not directly army soldiers, were involved. They were part of that team at the base station from where these drone strikes were being carried out into India, and that they were taken down as part of India's counter-response, counter-strike to take down those drone swarm places. Abhishek, it's very clear that India is not going to step back no matter what step it needs to take and expose all those who are sponsoring and supporting terror at the same time. Thank you so much, Abhishek, for joining us with that very important update. We continue to get our viewers more updates from Ground Zero and, of course, all the updates we're tracking from across the globe. Stay tuned to Republic TV viewers. We'll be right back with more.